नमस्कार मित्रों, मैं राम सिंह आप सभी का जम्बूद्वीप चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मन है इस्लाम और राजपूत इन दो विषयों पर बात करने का, इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के एक दशक के भीतर ही अरब हमलावरों ने तलवार के दम पर ईरान, इराक, सीरिया, मिस्र और पूरे मध्य एशिया का इस्लामीकरण कर दिया और जीतते हुए वो स्पेन तक जा पहुंचे। आज से करीब 1400 साल पहले जब मक्का से इस्लाम की आंधी उठी तो उसने एक ही झटके में ईरान, इराक, सीरिया, मिस्र, दमिश्क, अफगानिस्तान, कतर, बलूचिस्तान, मतलब यहां से होते हुए पूरे मंगोलिया और रूस तक अपना परचम लहरा दिया। और यह बात बिल्कुल सही भी साबित होती है कि जब इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सिर्फ 90 वर्षों में ही विश्व के 40 से ज्यादा देशों पर पूरा कब्जा कर लिया और उसके बाद जब वो सिंध के रास्ते भारत की तरफ बढ़े तो अगले 500 साल तक वो भारत में घुस नहीं पाए, और जब घुसे भी तो भी अंत समय तक उन्हें क्षत्रियों के विरोध का सामना करना पड़ा। और इसका फल ये रहा कि 1400 वर्ष बाद भी 1947 के समय में भी भारत में करीब 80 से 85% हिंदू आबादी थी। इतना बड़ा आक्रमण झेलने के बाद भी आज भारत किस स्थिति में है हमको समझ आता है। इस्लाम के आगमन के साथ पूरे विश्व में स्थानीय धर्मों और परंपराओं का लोप होता गया, क्योंकि ये जहां भी गए इन्होंने वहां की परंपराओं पर, वहां के धर्मों पर कुठाराघात किया, तलवार के जोर पर कलमा पढ़ाया, इस्लाम स्वीकार कराया। जिन्होंने स्वीकार नहीं किया उनको मौत के घाट उतार दिया। शान से इस्लाम का झंडा आसमान चूमता हुआ अफगानिस्तान होते हुए सिंध के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचा, पर यहां पहुंचते ही इस्लाम की लगाम आगे बढ़ के क्षत्रियों ने थाम ली। भीषण रक्तपात हुआ और 800 साल तक क्षत्रिय राजवंशों से लेकर आम क्षत्रियों ने इस्लाम की नकेल ढीली नहीं पड़ने दी। भारत ही ऐसा अकेला देश था जिसने इस्लाम का कड़ा विरोध किया। सम्राट हर्षवर्धन बैस की मृत्यु के बाद से ही अरब हमलावर भारत आने लगे थे। 640 ईस्वी के आसपास पहली बार खलीफा के आदेश पर ठाणे, भरूच और देवल में उनकी टुकड़ियां आई, पर विफल रही, हार कर चली गई। तब से लेकर सन 1192 तक भारत के वीरों ने इस्लामिक हमलावरों का लगातार 500 वर्ष से भी अधिक समय तक सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। वीर बप्पा रावल, कौन भूल सकता है उनको, नागभट्ट, परिहार, नागवंशी, कारकोटक, ललितादित्य आदि राजपूत राजाओं ने अरबों को दूर तक मार लगाई, खुदेड़ दिया वहां ईरान तक। इस 500 से 600 साल के कड़े संघर्ष को इतिहासकारों ने राजपूत काल भी कहा है। हम जानते हैं कि जब बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को खदेड़ा था, उसके बाद उन्होंने अपनी चौकियां धीरे धीरे 100 कोस पर स्थापित की थी। पूरे 300 वर्षों तक का जो इतिहास काल है उस पर उनकी परछाई दिखती है। 157 वर्षों तक तो कोई मुगल आक्रमणकारी आया ही नहीं इस तरफ, ना कोई तुर्क आया। बाद में तुर्कों के समय आपसी मतभेद के कारण भारत में इस्लामिक सत्ता कुछ क्षेत्रों में स्थापित हो गई, मगर वो निरंतर प्रतिरोध के कारण अंग्रेजों के आने तक भारत का 10% भी इस्लामीकरण नहीं कर पाए थे। इस बात को खुद मुस्लिम इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि भारतवर्ष अकेला देश था जिसने सफलतापूर्वक अपनी संस्कृति की रक्षा की। मौलाना हाली कि वह दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशान जिसका अक्स आए आलम में पहुंचा, मजाहम हुआ कोई खतरा न जिसका, न अम्मा में ठिठका न कुलजम में झिझका, किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वह डूबा दहाने में गंगा के आकर। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इस भारतवर्ष के बारे में कही जाती हैं, इस हिंदुस्तान के बारे में कही जाती हैं। यानी मौलाना हाली दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि इस्लाम का जहाजी बेड़ा जो सातों समुंदर बेरोक टोक पार करता गया और अजय रहा, वो जब हिंदुस्तान पहुंचा उसका सामना यहाँ के वीरों से हुआ तो वो इस्लामी बेड़ा गंगा की धारा में सदा के लिए डूब गया। ठीक मौलाना हाली के जैसा ही दर्द अल्लामा इकबाल की शायरी में भी शिकवा मिलता है। मुस्लिम इतिहासकार अचरज करते हैं कि जो इस्लाम का बेबाक बेड़ा जिब्राल्टर को पार करता हुआ
स्पेन तक जा पहुंचा था और जिस मजहब ने अपने जन्म तक उसके 50 वर्ष के भीतर पूरे अरब, पश्चिम मध्य एशिया, अफ्रीका के बड़े हिस्से का इस्लामीकरण तलवार के जोर पर कर दिया, वो भारत में क्यों सफल नहीं हो पाया। जौहर, शाका, ऐसे बलिदानी क्षत्रिय परंपराओं ने इस देश में सनातनी संस्कृति को जीवित रखा। मुस्लिम इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि इस्लाम द्वारा भारत विजय का प्रारंभ मोहम्मद बिन कासिम के 712 एडी में सिंध पर आक्रमण से शुरू हुआ था और महमूद गजनवी के आक्रमण से स्थापित और मोहम्मद गौरी के दिल्ली पर आक्रमण जो पृथ्वीराज चौहान पर किया था उसने 1092 में, उनके हारने से पूर्ण हुआ। फिर दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश, इनके सुल्तान और मुगल बादशाह हिंदुस्तान के शासक बताए गए। वह इतिहास का सच नहीं है। सच यह है कि यह 600 वर्ष तक चलने वाला राजपूत मुस्लिम युद्ध था जिसने अंतिम विजय मराठा साम्राज्य, राजपूत और सिख साम्राज्य के रूप में हुई। अब सच की विवेचना के लिए इनके बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में जब सिंध के राजा दाहिर को हराकर आगे बढ़ा, उसे गहलोत वंश के राजा कालभोज ने बुरी तरह हराकर वापस भेजा। अब अगले 250 वर्ष तक मुस्लिम प्रयास तो बहुत हुए पर पीछे धकेल दिए गए। इस बीच भारत में राजपूत राज्य भी प्रभावी रहे। 1000 एडी से महमूद गजनवी के कथित 17 आक्रमणों में 5 हारे और 5 मंदिरों की लूट। इसके बाद अगले 150 वर्ष तक फिर कोई मुसलमान राजपूत सत्ता को चुनौती देने को नहीं आया और भारत में राजपूत राज्य प्रभावी बने रहे। 1178 में महमूद गजनवी का गुजरात पर आक्रमण हुआ। चालुक्य राजा ने गौरी को बुरी तरह हराया। 1191 में पृथ्वीराज ने भी गौरी को हराया। 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। फिर गौरी ने पंजाब, सिंध, दिल्ली और कन्नौज जीते, लेकिन ये जीत उसकी स्थायी नहीं रह सकी क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्द भेदी बाण से मौत के घाट उतार दिया। वो लाइनें हमको आज भी याद होंगी जो उनके राष्ट्र कवि चंद्र बरदाई ने उनको कही थी। उसके बाद सत्ता में आया कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी 1210 में लाहौर में ही मर गया और गौरी का जीता हुआ क्षेत्र भी बिखर गया। उसके बाद इल्तुतमिश ने अजमेर, रणथंभौर, ग्वालियर, कालिंजर और महोबा को जीता, मगर कुछ समय में ही कालिंजर चंदेलों ने, ग्वालियर को प्रतिहारों ने, बूंदी को चौहानों ने, मालवा को परमारों ने वापस उनसे छीन लिया। रणथंभौर, मथुरा पर राजपूतों ने कब्जा कर लिया। गहलोल वंशी जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश से चित्तौड़ वापस ले लिया। इस प्रकार सत्ता राजपूतों के हाथों में ही रही थी। उसके बाद बलबन राज्य बिखरा और राजपूत ज्वार रोकने में असफल रहा और सल्तनत सिमटकर दिल्ली के आसपास रह गई थी, बस यहीं तक। गुलाम वंश को हटाकर खिलजी वंश आया और इस वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में गुजरात और 1303 में चित्तौड़ जीत लिया, लेकिन 1316 में राजपूतों ने पुनः चित्तौड़ वापस जीत लिया। रणथंभौर में भी खिलजी को हार का मुंह देखना पड़ा। इन संघर्षों के बाद, इन क्षेत्रों के वापस विजय करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सिद्ध होता है कि ये गुलामी का कालखंड नहीं था, ये संघर्ष का कालखंड था जो राजपूतों और मुगलों के साथ, तुर्कों के साथ और इन लोधी वंश, ऐबक, इन सब के साथ चलता रहा। खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुराई इनको जीत लिया, लेकिन उसके वापस जाते ही इन राजाओं ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब 1316 में खिलजी के मरने के बाद उसका राज्य ध्वस्त हो गया। इसके बाद तुगलक वंश आया। 1325 में मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी और काम्पेली राज्य पर जीत दर्ज कर ली।
द्वार समुद्र और मदुरई को शासन के अंतर्गत ले आया। राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी ले गया। लेकिन मेवाड़ के महाराणा हम्मीर सिंह ने मोहम्मद तुगलक को बुरी तरह हराया, कैद कर लिया उसको। फिर अजमेर, रणथंभौर और नागौर पर आधिपत्य कर लिया। साथ ही 50 लाख रुपए देने पर छोड़ा था उसको। किसने? जी हाँ, महाराजा हमीर सिंह ने। ये थी तुगलक वंश की स्थिति। तुगलक राज्य दिल्ली तक ही सीमित रह गया और 1399 में तैमूर के आक्रमण से तुगलक राज्य पूरी तरह बिखर गया। मोहम्मद तुगलक पर विजय के उपलक्ष्य में हमीरों ने महाराणा की उपाधि धारण की। उसके बाद महाराणा कुंभा द्वारा गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन और मालवा के सुल्तान, इन दोनों पर विजय गाथा लिखी गई। इन विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ और पूरे राजस्थान में 32 किले बनवाए गए। महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मालवा के शासक को पराजित करके बंदी बनाया और 6 महीने बाद छोड़ा। 6 महीने तक बंदी बना के रखा उसको। ये याद रखने वाली बात है। 1519 में इब्राहिम लोदी को हराया। इस प्रकार महाराणा हम्मीर सिंह ने राणा सांगा तक 1326 से 1527 यानी 200 वर्षों तक उत्तर भारत के सबसे बड़े भूभाग पर राजपूत साम्राज्य छाया हुआ था। इन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इसी बीच दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य क्षत्रिय शक्ति के रूप में केंद्रित हो चुका था और कृष्णदेवराय, जिनका साम्राज्य 1505 से लेकर के 1530 के बीच माना जाता है, उन्होंने अपना साम्राज्य चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया और उड़ीसा ने भी क्षत्रिय स्वातंत्र्य पा लिया था। तुगलकों के बाद सैयद वंश आया 1414 से 1451 तक और लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। लोधी वंश दिल्ली के आसपास तक ही रह गया। इसके बाद फिर इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हरा दिया। प्रमुख इतिहासकार R.C. मजूमदार लिखते हैं कि दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी राज्य के 20 साल यानी 1300 से 1320 तक और मोहम्मद तुगलक के 10 साल, इन 2 समय को छोड़कर भारत पर तुर्की का कोई साम्राज्य नहीं रहा, ये उन्होंने लिखा है। फिर मुगल वंश आया। मुगल बाबर ने कुछ विजय अपने नाम की, पर कोई स्थायी साम्राज्य बनाने में सफल नहीं हो सका। उसका बेटा हुमायूं भी शेरशाह से हारकर भारत से भाग गया था। शेरशाह 1540 से 1545 तक रणथंभौर और अजमेर को जीता, लेकिन कालिंजर युद्ध के दौरान उसकी मौत हो गई। उसका राज्य स्थायी ही रहा, ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। यानी केवल 5 साल तक उसने संघर्ष किया, शासन नहीं बना पाया। फिर एक बार राजपूत राज्य संगठित हुए और दिल्ली की गद्दी पर राजा हेमचंद्र ने 1556 में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 1526 में ही अकबर ने हेमचंद्र, जिसको हेमू भी कहा जाता है, 1526 में ही अकबर ने हेमचंद्र उसको हराकर मुगल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें सभी दिशाओं में राज्य विस्तार हुआ, दूर दूर तक सीमाएं फैली। ये अधिकांश जीतें जो हैं राजपूत सेनापतियों और उनकी सेनाओं द्वारा हासिल की गई, जिनका श्रेय अकबर ने अकेले लिया। अकबर ने इस्लामिक कट्टरता छोड़ राजपूतों की शक्ति को समझा और उन्हें सहयोगी बनाया। जहांगीर और शाहजहां के समय तक यही नीति चली। इन 100 वर्षों में मुसलमानों और राजपूतों का संयुक्त और राजपूत शक्ति पर आश्रित राज्य था। इस्लामी राज्य नहीं, पूरे मुगल राज्य के बीच भी मेवाड़ के राजपूतों की सत्ता कायम रही। औरंगजेब ने जैसे ही अकबर की नीतियों के विपरीत इस्लामी नीतियां लागू करनी आरंभ की, तो राजपूतों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, अलग कर लिया इससे। उधर शिवाजी ने मुगल साम्राज्य की नींव खोद दी और 1707 तक मुगल राज्य का समापन हो गया। उसके बाद के दिल्ली के बादशाह दयनीय स्थिति में कभी राजपूतों के कभी अंग्रेजों के आश्रित बन गए। 1674 से 1818 तक मराठा साम्राज्य भारत में छाया हुआ था। राजस्थान में राजपूत राज्य और पंजाब में सिख साम्राज्य के रूप में
विजयी हुए। इन शक्तियों के द्वारा मुस्लिम सत्ता की पूर्ण पराजय और उनका अंत हुआ। इस पूरे विषम काल में राजपूतों ने 712 ईस्वी से बप्पा रावल के रूप से संघर्ष शुरू हुआ और 1000 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद यानी 1600 ईस्वी में महाराणा प्रताप तक रक्त संचित संघर्ष किया। सन 1600 के बाद मराठा और सिख साम्राज्यों की नींव पड़ी। इन्होंने भी इस्लामिक शक्तियों से लोहा लिया और इनको धराशायी करते रहे। इसलिए जो लोग मानते हैं या कहते हैं अथवा लिखते हैं कि भारत गुलाम रहा, मैं इन आंकड़ों के आधार पर, इन घटनाओं के आधार पर ये कहना चाहता हूं कि भारत कभी गुलाम नहीं रहा। भारत हमेशा संघर्षशील रहा है। इस प्रकार जिसे मुस्लिम साम्राज्य कहा जाता है वह वस्तुतः राजपूत राजाओं और मुसलमान आक्रमणकारियों के बीच एक लंबे संघर्ष यानी 1200 वर्ष का इतिहास, लंबे संघर्ष तक युद्ध चलता रहा और अंत में जीत हुई राजपूत राजाओं के। ये इस संघर्ष काल का नतीजा है। इसलिए हम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि भारत पूर्ण रूप से कभी गुलाम रहा है। ये जो शासन भी रहे मुगलों के, तुर्कों के, ये कहां तक रहे? केवल एक छोटे से हिस्से पर, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर। कुछ समय के लिए गुजरात गए होंगे, मालवा गए होंगे, लेकिन पूरा समय कहीं नहीं रहे। 4 साल, 5 साल, 7 साल पूरे भारत में संघर्ष चलता रहा। ये कहीं चैन से बैठे नहीं। इसलिए हमारे मन में एक प्रश्न और आएगा, मैं आप लोगों को सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूं कि जो अपनी जिंदगी का सारा समय संघर्ष में लुटाते रहे, क्या ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी भारत में किले बनाए होंगे? क्या एक किला 2 साल 3 साल में बन जाता है? इस पर भी सोचिए। मैं आपको सोचने के लिए प्रश्न देकर जा रहा हूं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा फिर किसी अगले नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।